हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन में देखेंगे एकाएकी एवं आच्छादक से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप फलन के प्रकार, एकाएकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी और इससे संबंधित प्रकार हमने बताया था, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप फलन के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले फलन के प्रकार वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें ये बोला है आर का मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हो जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सभी संख्याओं का समूह, सभी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। डियर स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं में हमारा परिमेय संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है, वह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए, वास्तविक संख्याएं में रूट वाला भी संख्या आ जाता है, किंतु प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या में रूट वाला संख्या नहीं आता। तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि जो हमारा फलन है डियर स्टूडेंट, प्रतिचित्रण या फलन बोल सकते हैं। प्रतिचित्रण को मैपिंग कहते हैं, फलन को फंक्शन। यप सच दैट आर टेंड्स टू आर, यहाँ इस तरह डिफाइन है डियर स्टूडेंट कि जो हमारा फलन होगा तो उसमें डोमेन जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, और जो हमारा सह डोमेन होगा, सह प्रांत, वो भी रियल नंबर ही होगा। तो डोमेन क्या होता है, हमने बताया था कि यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं तो समुच्चय ए के सभी अवयव डोमेन, समुच्चय बी के सभी अवयव को डोमेन कहलाएंगे। तो हमने आपको एक वीडियो ही बना दिया था डोमेन, सह डोमेन और प्रांत क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है आगे, जहाँ एफ एक्स इक्वल ई के पावर एक्स, जहाँ एक्स रियल नंबर के होने चाहिए, द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाएकी प्रतिचित्रण है। इसमें आपको बताना है एफ जो है हमारा फलन एकाएकी प्रतिचित्रण है। तो एकाएकी को हमने क्या बताया था कि यदि एक का संबंध एक से है, मतलब कि यदि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स वन कर लेंगे और एफ एक्स टू, यदि दोनों फलन का मान हमारा बराबर आ जाए, यदि हम एफ एक्स वन करें यानी दोनों फलन का बराबर करें, तो उसके जो अवयव हैं तो उसके यदि अवयव भी बराबर आ जाएं तो वो एकाएकी प्रतिचित्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकाएकी प्रतिचित्रण कहलाएगा। देखिए, जैसे हम हल करके बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और मान लेंगे कि हमारे पास दो अवयव हैं, माना x1 और x2 है। क्या है? x1 और x2 दो अवयव है जो कि रियल नंबर के होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास दिया गया है एफ एक्स दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ई के पावर एक्स दिया गया है। यदि डियर स्टूडेंट हम इस प्रकार करें कि यदि f के जगह में क्या रखें, x1 रखें, तो हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर x1। देखिए, तथा यदि हम f x के जगह x2 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर x2 हो जाएगा। तो एकाएकी में क्या होता है, एक का संबंध एक से, यानी एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव होना चाहिए, 1-1 मैपिंग। तो यहाँ पर यदि उसके अवयव बराबर आ जाएंगे, यदि हम दोनों फलन को हमारे पास दिया गया है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, यदि इन दोनों फलन को हम बराबर कर दें, क्या कर दें, यदि हम दोनों फलन को बराबर कर दें, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो जो उसके अवयव हैं x1 और x2 ये दोनों बराबर आने चाहिए। यदि हमें बराबर आ गया तो यह फलन एकाएकी होगा। देखिए, यदि आपको कहीं पे एकाएकी सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है, उसके फलन को बराबर कर देना है, और उसका फलन यदि बराबर है तो जो उसमें अवयव रहेगा, ठीक है, तो उसके अवयव को बराबर कर देंगे। यदि उसके अवयव भी बराबर आते हैं तो वह फलन, वह प्रतिचित्रण एकाएकी प्रतिचित्रण कहलाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एफ एक्स वन की जो वैल्यू हमने निकाला है ई के पावर x1 इक्वल एफ एक्स टू की वैल्यू हमने निकाला है एफ एक्स टू।
ई के पावर x2। देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ई के पावर x1 है और यहाँ भी है ई के पावर x1। तो डियर स्टूडेंट, आपने 6 और 7th लेवल में पढ़ा होगा, यदि कोई भी मान लीजिए बड़ा इक्वल में है तो यदि उसका आधार समान है तो उसका घात भी बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि उसका आधार समान है तो उसका घात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी या कि फिर आधार से आधार ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार से आधार इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आधार बराबर है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इन दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल x1 इक्वल x2। अब देखिए हमने अवयव क्या क्या लिया था, तो हमने अवयव लिया था x1 और x2 जो कि रियल नंबर के थे। अब हमने fx इक्वल e के पावर x दिया था, तो हमने क्या किया है कि fx1 रख दिया x के जगह में, तो e के पावर x1 आ गया। यहाँ fx2 रख दिया तो e के पावर x2, यानी उसका अवयव चेंज कर दिए। यदि दोनों फलन को बराबर कर दिए तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फलन को बराबर कर दिए, तो यहाँ पर जो हमारा अवयव था एलिमेंट तो रख दिए। अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है, समान है, तो ये आधार आधार कैंसिल हो गया, तो हमारा अवयव इक्वल आ गया x1 इक्वल x2। तो हमने शुरू में आपको क्या बताया कि यदि उसके फलन को बराबर करें तो उसका एलिमेंट भी बराबर आ जाए तो यहाँ पे एकाएकी हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट लिखेंगे अतः प्रतिचित्रण फलन जो हमारा f है एकाएकी है, अतः प्रतिचित्रण f एकाएकी है। हमको यही सिद्ध करना था, यानी क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखना है कि फलन एकाएकी और आच्छादी, कौन सा फलन एकाएकी है, कौन सा फलन आच्छादी। मतलब कि हमारे पास 3 फलन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों फलन में देखना है एकाएकी और आच्छादी गुण देखना है कि एकाएकी है कि आच्छादी है, या कि फिर देखना है एकाएकी है आच्छादी है कि नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा। देखिए तीनों क्वेश्चन जो हैं समान है, f(x इक्वल एक्स स्क्वायर, f(x इक्वल एक्स स्क्वायर, f(x इक्वल एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें चेंज क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें यह चेंज है कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है f सच दैट n टेंड्स टू n डिफाइन है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि f डिफाइन था f सच दैट r टेंड्स टू r। इसका मतलब ये था कि जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होगा और जो सह डोमेन यानी सह प्रांत है वो भी रियल नंबर था उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर होगा और जो हमारा सह डोमेन वो भी को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में f सच दैट z टू z, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि z का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, z पूर्णांक संख्या होता है, इसे i से भी प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, प्लस इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है। अब देखिए तीसरा में क्या दिया है, f सच दैट r टेंड्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है रियल नंबर होना चाहिए और सह डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो हमारा डोमेन है नेचुरल नंबर होना चाहिए और सह डोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब हमारा फलन एकाएकी और आच्छादी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल में लिखेंगे जो हमारा फलन दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया गया फलन दिया है f सच दैट n टेंड्स टू n डिफाइन है। इसका मतलब हुआ, हमने आपको बताया कि n नेचुरल नंबर डोमेन होना चाहिए और जो हमारा सह डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। और दिया क्या है, f(x इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ जो सभी अवयव होंगे, सभी एलिमेंट वो कहाँ के होंगे, नेचुरल नंबर के। इसका मतलब ये हुआ कि फलन का डोमेन जो है, डोमेन प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या तथा सह डोमेन भी प्राकृतिक संख्या है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं किया है, केवल जो हमारा फलन दिया गया था उसे लिख लिए हैं। और हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल एक्स जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर के होने चाहिए, यानी फलन का डोमेन भी प्राकृतिक संख्या है और सह डोमेन भी प्राकृतिक संख्या है। अब आगे देखिए, अब डोमेन और सह डोमेन, तो देखिए डोमेन यहाँ पे हम बना लेंगे कि यदि हमारे पास ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से और कहाँ तक होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मान लेंगे ए जो हमारा डोमेन होगा, बी सह डोमेन। प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर अनंत तक, तो 1 2 3, ये डियर स्टूडेंट कहाँ तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और सह डोमेन भी हमारा क्या है, सह डोमेन भी नेचुरल नंबर है, 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यदि इसको एलिमेंट के रूप में लिखना चाहते हैं, यानी जो हमारा डोमेन ए है, तो ए में अवयव कितने हैं, तो 1 2 3 4 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। और जो हमारा सह डोमेन है, सह डोमेन बी है, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4, ये भी कहाँ तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि माना हमारे पास दो अवयव हैं x1 और x2, इसे एकाएकी सिद्ध करेंगे। सबसे पहले बोला है कि एकाएकी सिद्ध करिए, इसके बाद अच्छादक सिद्ध करिए। तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उसके फलन को बराबर करेंगे। यदि उसका फलन बराबर है तो उसके एलिमेंट जो हैं अवयव तो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो अवयव ले लिया है x1 और x2 जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ये इस प्रकार है कि डियर स्टूडेंट f1 यानी जो हमारा x1 है, क्या मान लेंगे, f(x1) यानी इसके फलन को यदि बराबर कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हैं कि उसके फलन को बराबर कर दें, तो हमारा जो क्या दिया है f इक्वल एक्स स्क्वायर क्या दिया है, यहाँ पे हमारे पास दिया है। यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है f(x) इक्वल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। यदि हम इसे f(x1) करेंगे तो x1 का वर्ग हो जाएगा, और f(x2) करेंगे तो x2 का वर्ग हो जाएगा। यानी ये हमारा अवयव दो एलिमेंट ले लिए, मान लिए जो प्राकृतिक संख्या के हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम x1 करते हैं तो x1 का वर्ग हो जाएगा, यदि x2 करते हैं तो x2 का वर्ग हो जाएगा। और एकाएकी सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, यदि उसके फलन को बराबर कर दिया जाए तो उसके एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकाएकी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, फलन को बराबर कर दिए। अब उसका जो एलिमेंट है तो x1 का वर्ग हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया, देखिए f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x1 का वर्ग, और f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का वर्ग। तो x2 का वर्ग हमने कर दिया। अब इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, x1 का वर्ग माइनस, देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उस पर कुछ नहीं है तो 0। ये क्या हो गया, x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सर्वसमीका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या होता है, यह एक फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। किसके रूप में है, तो यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का मान x1 हो जाएगा और b का मान x2 हो जाएगा। तब हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और एक हो जाएगा x1 माइनस x2। आप यहाँ पर देख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए इसको इस प्रकार कर सकते हैं। अब इसे क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आ गया है x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, यानी ये क्या है, ये दोनों गुणा में है, यानी एक बार 0 इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे। तो कर सकते हैं, आप कर दीजिए। एक बार हो जाएगा डियर स्टूडेंट x1 प्लस x2 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0। अब देखिए इसको यदि पक्षांतर करेंगे, आप बराबर करेंगे एकाएकी सिद्ध करने के लिए, तो x1 बराबर माइनस x2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि जो मान लीजिए जो संख्या, जो अवयव
हमारे पास प्लस में रहता है उसे हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस में हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मान मिलते हैं, x1 बराबर -x2 और x1 बराबर x2। अब आप यहाँ देखिए कि जो प्राकृतिक संख्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x1 और x2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चूँकि प्राकृतिक संख्या जो है माइनस में कभी नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, तो माइनस में प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे जो -x2 है क्या है, x1 यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि x1 बराबर -x2 क्या है, असंभव है, असंभव है, क्योंकि जो हम अवयव लिए हैं x1 और x2 कहाँ के हैं, तो प्राकृतिक संख्या के हैं, प्राकृतिक संख्या के हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या डियर स्टूडेंट कभी ऋणात्मक में नहीं होता। यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, असंभव मान हो गया। तो x1 बराबर x2 जो हमारा आ गया, क्या हो गया कि उसके यदि फलन को बराबर कर दिए हैं तो उसका एलिमेंट भी बराबर आ गया। इसलिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्या किया कि उसके फलन को fx1 इक्वल fx2 हमने लेके चला था, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट मिल गया x1 इक्वल x2, यानी दिया गया जो फलन है क्या है, अतः दिया गया फलन एकाकी है, अतः दिया गया फलन क्या है, एकाकी है। इसके बाद हमको क्या बोला है, आच्छादी सिद्ध करने के लिए आच्छादक। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फलन एकाकी है। अब हम आच्छादक देखेंगे। तो आच्छादक में क्या होता है, यदि हमारे पास एक डोमेन है और एक सह डोमेन है, सह डोमेन में हमारे पास अवयव और डोमेन में इस प्रकार है कि डोमेन में है 1 2 3 4, सह डोमेन में है A B C D, इस प्रकार अवयव हैं। तो आच्छादक का मतलब ये होता है कि सह डोमेन के ऐसे कोई अवयव नहीं होने चाहिए कि जो डोमेन का प्रतिबिंब ना हो। अर्थात ये कह सकते हैं कि सह डोमेन का सभी अवयव का प्रतिबिंब डोमेन का होना चाहिए। तो देखिए यदि एक का संबंध A से है, 2 का संबंध B से है, 3 का संबंध C से है और 4 का संबंध D से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सह डोमेन यानी B का कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कि A का प्रतिबिंब ना हो। तो आच्छादक का मतलब यही होता है कि सह डोमेन के ऐसे कोई भी अवयव नहीं होने चाहिए कि जो डोमेन का प्रतिबिंब ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि फलन आच्छादक है या नहीं। हम यहाँ आच्छादक के लिए सिद्ध कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे आच्छादक। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या, और सह डोमेन भी क्या है यानी को डोमेन, वो भी प्राकृतिक संख्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अवयव ले लेते हैं, सह डोमेन में एक अवयव, सह कोई भी अवयव आप ले सकते हैं, डोमेन में एक अवयव हम इस प्रकार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक अवयव की 2 जो कहाँ का होना चाहिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए। हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो डोमेन है वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और सह डोमेन को डोमेन वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अवयव ले लेते हैं, एक एलिमेंट सह डोमेन का ले लेते हैं कि एक अवयव 2 बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर के होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा फलन एक इस प्रकार है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है x²। तो यहाँ पर मान लेते हैं y बराबर x², जो y कहाँ का अवयव है, सह डोमेन का। तो देखिए y के जगह में हम यहाँ पर रख देते हैं 2, क्या रख देते हैं 2, क्योंकि y हमारा यहाँ पे सह डोमेन है, बराबर x² हमारे पास दिया गया है। तो देखिए इसके जगह में यदि हम 2 रख देते हैं, बराबर x² दिया गया है, या कि फिर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि x² इक्वल 2, इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यदि इसको हम पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं, इसको यदि पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल √2,
क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा √2 है डियर स्टूडेंट वो नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x का वैल्यू √2 आया वो नेचुरल नंबर का नहीं है। हमने क्या लिया कि सह डोमेन का एक अवयव 2 ले लिया, जिसका पूर्व प्रतिबिंब मतलब कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि दो हमारे पास समुच्चय ए और बी है तो हमने ये बताया था कि पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता है कि आच्छादक में क्या होता है कि समुच्चय बी यानी को डोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो डोमेन का प्रतिबिंब ना हो, लेकिन समुच्चय ए का जो अवयव है वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा और जो हमारा को डोमेन का अवयव प्रतिबिंब कहलाएगा डोमेन के अवयव का। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 लेकर चला तो यहाँ पर x का जो मान है √2 आया जो कि नेचुरल नंबर का नहीं है, यानी √2 सह डोमेन का अवयव है, यानी डोमेन ए का क्या होना चाहिए प्रतिबिंब होना चाहिए और √2 मतलब इक्वल x इक्वल √2। जो हमारा x है वो पूर्व प्रतिबिंब है। क्या है? पूर्व प्रतिबिंब है, क्योंकि यह डोमेन का अवयव है और सह डोमेन का अवयव प्रतिबिंब होगा। तो देखिए आच्छादक में ऐसा कोई भी अवयव को डोमेन का नहीं होना चाहिए कि जिसका प्रतिबिंब ना हो। अब देखिए यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब √2 बन रहा है तो यानी इसका जो √2 में बन रहा है यानी नेचुरल नंबर के नहीं है। यदि नेचुरल नंबर के नहीं है तो ये हमारा फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि हमारा √2 नेचुरल नंबर का नहीं है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे सह डोमेन के अवयव 2 का डोमेन, सह डोमेन के अवयव हमने लिया था 2 का डोमेन ए में इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अतः जो यहाँ पर हमारा f है आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा क्यों आच्छादक नहीं है, क्योंकि हमने 2 लिया था जो सह डोमेन का अवयव है और सह डोमेन का ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो कि डोमेन का प्रतिबिंब ना हो। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ऐसा आता है कि जो जिसके साथ प्रतिबिंब बनाया है तो वो √2 अवयव निकला और √2 अवयव जो है हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आच्छादक फलन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया तो सॉल्व किया, अतः जो हमारा फलन है f एकाएकी फलन है। क्या है? एकाएकी फलन है, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार हमारा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि f(x = x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट z टेंड्स टू z। इसका मतलब हमने आपको शुरू में बता दिया कि पूर्णांक संख्या डोमेन यानी जो हमारा डोमेन है वो भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और जो हमारा कोडोमेन है वो भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और जो हमारा फलन है वही दिया गया है कि f(x = x²। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन में किया था वही कर लेंगे। इसमें सिद्ध करना है एकाएकी और आच्छादक। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया गया फलन है हमारा f सच दैट z टेंड्स टू z दिया गया है डियर स्टूडेंट, z टेंड्स टू z f(x = x² डिफाइन है, जो कि हमारा फलन का डोमेन है। फलन का डोमेन पूर्णांक संख्या तथा सह डोमेन भी पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर क्या कर दिए हैं, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है उसे यहाँ पर लिख दिए हैं कि दिया गया फलन हमारे पास है f सच दैट z टेंड्स टू z f(x = x²।
फलन का डोमेन पूर्णांक संख्या है और इसका सेट डोमेन भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इतना दिया गया है। अब देखिए जो पूर्णांक संख्या होता है वो हमारा पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। डोमेन को ए से दर्शा देंगे और कोडोमेन को बी से। कहाँ से होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से होगा। यहाँ इधर इस प्रकार हो जाएगा कि -4 -3 -2 -1 हो जाएगा, -3 -2 -1 फिर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसी प्रकार साइड डोमेन में भी होगा, माइनस इनफाइनाइट से हो जाएगा -4 -3 -2 फिर 0 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 1 2 3 फिर इसी प्रकार ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डोमेन हो गया पूर्णांक संख्या और कोडोमेन भी पूर्णांक संख्या हो गया। तो सेम उसी प्रकार जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि जो हमारा डोमेन है वो हो गया ए इक्वल माइनस इनफाइनाइट से -4 -3 -2 और -1 इसके बाद 0 1 2 ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और साइड डोमेन कहाँ तक जाएगा, सेम उसी प्रकार, क्योंकि साइड डोमेन भी हमारा पूर्णांक संख्या है। बी इक्वल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सिद्ध करेंगे एकाएकी के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले लिख लेना है एकाएकी। एकाएकी के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर दो अवयव ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे माना x1 और x2 ले लेंगे, जो कहाँ के होने चाहिए, तो ये z के एलिमेंट होने चाहिए। ये इस प्रकार है कि यदि हम फलन को इसके बराबर करेंगे तो इसके एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। जो हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था क्वेश्चन में, f(x = x²। देखिए f(x1) रख दिए तो यहाँ पर हो जाएगा f(x1) की जगह हमने जैसे बताया था आपको कि f(x1) की जगह रखेंगे तो f(x1)² हो जाएगा और f(x2) रखेंगे तो x2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए f(x = x² है, x की जगह हमने x1 रख दिया तो x1 का वर्ग हो जाएगा, x की जगह x2 रख दिया तो x2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने f(x1) = f(x2) रखा तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का वर्ग इक्वल x2 का वर्ग। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x1 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, x2 का वर्ग, क्योंकि उधर वो क्या है, प्लस में है। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पर हमने एक सूत्र बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में, क्या बताया था कि a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ a का वैल्यू x1 और b का वैल्यू x2, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 + x2 और यहाँ हो जाएगा x1 - x2 = 0। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो देखिए x1 + x2 = 0 और यहाँ पर एक बार हो जाएगा x1 - x2 = 0। तो x1 = -x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x1 इक्वल हो जाएगा x2। इस प्रकार हमको वैल्यू प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए एकाएकी का मतलब क्या होता है कि एक का प्रतिबिंब एक होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डोमेन का अवयव है एक है, यानी एक का प्रतिबिंब कितना बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट है -x2 और x2, यानी दोनों का जो प्रतिबिंब है क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, x1 बन रहा है। इसलिए यहाँ पे जो फलन है क्या है, एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -इनफाइनाइट से फाइनाइट। तो डोमेन भी पूर्णांक संख्या है और कोडोमेन भी पूर्णांक संख्या है। और इसमें एकाएकी सिद्ध करने के लिए बोला है, तो एकाएकी में एक का संबंध क्या होता है, एक का संबंध एक से होता है, यानी एक अवयव का जो एक एलिमेंट का प्रतिबिंब जो है इमेज एक ही अवयव बनना चाहिए। तो देखिए इसमें फलन दिया गया था f(x = x² दिया गया था। यदि हम यहाँ पे स्क्वायर का संबंध है डियर स्टूडेंट, यानी यहाँ पे 1 रखते हैं,
1 रखते हैं फिर भी 1 का इमेज 1 ही बनेगा, और यदि -1 रखते हैं फिर भी इसका इमेज 1 बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे -1 का भी इमेज 1 बनेगा और 1 का भी इमेज 1 बनेगा। इसी प्रकार हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पर आ गया x1 इक्वल -x2 और x1 इक्वल x2, यानी 2 एलिमेंट का यहाँ पर एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो जब 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ एकाएकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकाएकी का मतलब होता है एक एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट होना चाहिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एकाएकी नहीं है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ फलन को हम बराबर करते हैं fx1 इक्वल fx2, तब जो हमारा एलिमेंट है x1 इक्वल नॉट x2 क्या होता है कि यहाँ बराबर नहीं आता। तो लिखेंगे यहाँ तब डोमेन के दो अवयव का प्रतिबिंब सहडोमेन के एक अवयव से है इसलिए यफ एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं। अब सिद्ध करेंगे ये एकाएकी नहीं है, तो अब अगला देखेंगे आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए सिद्ध करेंगे। आच्छादक क्या होता है, आपको पहले भी वाले क्वेश्चन में बताया कि सहडोमेन का ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए कि डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो, यानी सहडोमेन का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए कि जो ए में उसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सहडोमेन का एक अवयव ले लेते हैं, क्योंकि सहडोमेन में अवयव क्या है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट तक। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सहडोमेन का एक अवयव ले लेते हैं आच्छादक के लिए। सह डोमेन में एक अवयव ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट के बीच में कोई भी अवयव आप ले सकते हैं। यहाँ पर यदि आप 3 ले लीजिए, जो कहाँ का होना चाहिए, z का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर y बराबर x² ले लेते हैं, y यहाँ पे क्या है, सहडोमेन है। तो देखिए यहाँ पर y के जगह में हम रख देते हैं x² इक्वल 3 रख देते हैं, जो अवयव हमने लिया है। यदि इसको हम पक्षांतर करते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा x इक्वल √3। अब देखिए हमने देखा कि माइनस इनफाइनाइट और फाइनाइट के बीच में जो रूट संख्या है वो नहीं है, यानी z पर नहीं है, पूर्णांक संख्या में रूट संख्या नहीं है। और इसका आच्छादक का मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि सहडोमेन का ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में ना हो, यानी जिसका प्रतिबिंब ए में ना बने, ए का प्रतिबिंब, ए के अवयव का प्रतिबिंब ना बने, ये होता है आच्छादक। किंतु यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है √3, यानी √3 अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट के बीच में √3 संख्या है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे फलन जो हमारा है आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सहडोमेन के अवयव 3 जो है, सहडोमेन के अवयव 3 का डोमेन ए में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यफ आच्छादक नहीं है। अब देखिए जब इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है, यानी उनमें प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, वो अवयव छूट गए हैं और अवयव छूटना नहीं चाहिए। जब अवयव छूट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वो अंतःक्षेपी कहलाएगा, ना कि आच्छादक। आच्छादक के लिए हमें सिद्ध करना होता है
कि सह डोमेन में ऐसे अवयव होना चाहिए या कि सह डोमेन में ऐसा अवयव कोई भी नहीं होना चाहिए कि जिसका एक के अवयव में प्रतिबिंब ना हो, एक ही अवयव का प्रतिबिंब ना हो। किंतु यहाँ पर आप सिद्ध कर चुके हैं कि ऐसा अवयव है ए में जिसका कोई भी प्रतिबिंब बी में नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आच्छादक नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया डियर स्टूडेंट कि अतः हमारा दिया गया क्वेश्चन है एफ ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, आच्छादक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन में तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित फलनों में एकाएक तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखे थे। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमने देखा था कि फलन एकाएकी था और क्या है, फलन आच्छादक नहीं था। और दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा ना तो फलन एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये तो तीनों में दिया गया था, द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए और सह डोमेन आर भी रियल नंबर होना चाहिए, इसमें अलग दिया है। और दूसरे क्वेश्चन में पूर्णांक संख्या दिया था और पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, नेचुरल नंबर। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और जो हमारा फलन दिया गया है उसको लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, एफ सच दैट आर टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए और सह डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए। में हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर डियर स्टूडेंट फॉर ऑल, यानी जो हमारे सभी अवयव रियल नंबर के होने चाहिए। तब हम यहाँ पे लिखेंगे जो फलन का डोमेन है, फलन का डोमेन आर मतलब वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या, तथा सह डोमेन भी वास्तविक संख्या है, क्या है, भी वास्तविक संख्या है। तब यहाँ पर आप बना सकते हैं, पे दो समुच्चय ले लेंगे, पहले वाले समुच्चय को ए प्रदर्शित कर देंगे, दूसरे वाले समुच्चय को बी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डोमेन और कोडोमेन, यानी पहला वाला समुच्चय डोमेन कहलाएगा और दूसरा वाला समुच्चय कोडोमेन। यानी डोमेन में और कोडोमेन में जो हमारे एलिमेंट है कैसे होना चाहिए, रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या होता है डियर स्टूडेंट, रियल नंबर में हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रूट वाले भी संख्या होते हैं, क्या होते हैं, तो रूट वाले भी संख्या होते हैं, अंडर रूट वाले संख्या। तो हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से डियर स्टूडेंट पूरे संख्या होंगे जो कि बीच में जीरो, ऋणात्मक संख्याएं, फिर जीरो के बाद हो जाता है पॉजिटिव नंबर डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव नंबर के बाद जितने रूट वाले संख्या है, रूट 2 रूट 3 सभी संख्याएं ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और कोडोमेन में भी इसी प्रकार हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, इसके बाद 0 1 2 डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव जितने रूट वाले नंबर हैं वे क्या हो जाएंगे, सभी संख्या हो जाएंगी। और नेगेटिव रूट वाले इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वे सभी काल्पनिक संख्या क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर में वे सभी संख्याएं होती हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट के बीच में सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और रूट वाले भी संख्याएं होते हैं। अब यहाँ पर एकाएकी सिद्ध करेंगे। सबसे पहले एकाएकी सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि दो अवयव लेते हैं, उनको फलन पर रखा जाता है। तो यदि उसके फलन को बराबर कर दिया जाए तो जो उसके एलिमेंट है, अवयव हैं, वो भी बराबर आने चाहिए। क्योंकि एकाएकी का मतलब क्या होता है कि डोमेन के एक अवयव का सह डोमेन में एक ही अवयव से प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी एक अवयव का जो इमेज है, इमेज उसका प्रतिबिंब है, एक ही अवयव से बने। 1-1 मैपिंग कहा जाता है इसे, यानी 1 का 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए
सबसे पहले एकाएकी सिद्ध करेंगे तो इसमें हमारा जो एलिमेंट है, डोमेन और साइड डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो क्या है, पूरे के पूरे रियल नंबर हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो इसे सबसे पहले माना मान लेंगे कि हमारे पास दो अवयव इस प्रकार हैं कि x1 और x2 है, जो कि कहाँ के होने चाहिए, रियल नंबर के, डियर स्टूडेंट। और जो हमारा फलन दिया है f(x = x²), देखिए अब यदि हम फलन को बराबर कर देते हैं f(x1 = f(x2), इसको हम एलिमेंट को फलन पर रख दिए। अब x² है तो यदि x1 रखेंगे तो x1 का वर्ग हो जाएगा, x2 पर रखेंगे तो x2 का वर्ग हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए x1 का वर्ग है और x2 का वर्ग है, इसे हम पक्षांतर कर देंगे तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, इसमें वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर 0 है तो 0 कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप बताइए यहाँ पर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सर्व समीका लगाएंगे। सर्व समीका का सूत्र इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा a² माइनस b² क्या हो जाएगा, तो a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए आप भी पुट करिए यहाँ पे इसका फार्मूला। तो ये हो जाएगा, एक x1 का वैल्यू a हो जाएगा और x2 की वैल्यू b हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल 0 है तो 0। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर करिए, x1 प्लस x2 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0। अब देखिए इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x1 इक्वल x2, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और ये हो जाएगा x1 इक्वल x2। अब देखिए जैसे कि हमारे पास दिया गया था कि पूर्णांक संख्या भी डोमेन है, यानी डोमेन पूर्णांक संख्या है, और जो हमारा साइड डोमेन वो भी पूर्णांक संख्या, इसमें पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया था, इस क्वेश्चन में नहीं। तो देखिए उसमें क्या था, एकाएकी नहीं था, किंतु यहाँ पे वही कंडीशन बन रहा है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, यानी डोमेन के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है कि डोमेन के दो अवयव माइनस x2 और x2 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि फलन एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी क्यों नहीं है, क्योंकि एकाएकी में डियर स्टूडेंट, एकाएकी में ऐसा होना चाहिए कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x2 का जो क्या बन रहा है, x1 पर बन रहा है और माइनस x2 का भी x1 पर बन रहा है, यानी डोमेन के दो अवयव का जो प्रतिबिंब है एक ही अवयव पर बन रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर फलन क्या है, एकाएकी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फलन एकाएकी नहीं है लिखेंगे, डोमेन के दो अवयवों का प्रतिबिंब क्या है, समान है, अर्थात डोमेन के दो अवयवों का प्रतिबिंब जो है समान है। यानी क्या हो जाएगा कि यदि हम f(x1) उसके फलन को बराबर कर दिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने देखा कि x1 नॉट इक्वल x2 आ रहा है, अतः f एकाएकी नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया कि एकाएकी नहीं है। अब आगे देखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक का क्या होना चाहिए कि सह डोमेन के ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो डोमेन का प्रतिबिंब ना हो, डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो, यानी सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए सह डोमेन के अवयव का। तो देखिए यहाँ पर एक अवयव ले लेते हैं, उसमें से देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी आपको समझना होगा अच्छे से कि सह डोमेन का क्या करते हैं, सह डोमेन में एक अवयव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक अवयव 3 ले लेते हैं जो कि रियल नंबर का होना चाहिए। डियर स्टूडेंट जैसे हमने करते थे y बराबर x², इसका मतलब ये हुआ कि y सह डोमेन है और x² डोमेन है। तो देखिए इसका मान यदि रखते हैं तो 3 इक्वल x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x² इक्वल 3। अब देखिए x का यदि पक्षांतर कर देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, x इक्वल √3 हो जाएगा।
देखिए अब √3 जो है डियर स्टूडेंट ये रियल नंबर के है, क्या है, यानी ये रियल नंबर के है, किसके, वास्तविक संख्या। हमने देखा कि रूट जो है वास्तविक संख्या है, शुरू में हमने देखा कि रियल नंबर में वास्तविक संख्या है, यानी सह डोमेन का जो अवयव 3 है, यानी यहाँ पर हमने लिया 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, √3। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन √3 का जो प्रतिबिंब है 3 है, यानी यहाँ पे आच्छादक सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे, देखिए इतना बस में काम नहीं चलेगा, सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका पूर्व प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सह डोमेन, क्या लिखेंगे, सह डोमेन के अवयव हमने क्या लिया था, अवयव लिया था डियर स्टूडेंट 3 का डोमेन ए में पूर्व प्रतिबिंब है, डोमेन ए में पूर्व प्रतिबिंब है, ये तो हमने देखा, किंतु सभी अवयव के लिए होना चाहिए डियर स्टूडेंट। यदि हम क्या करते हैं, यदि सह डोमेन में हम ले लेते हैं, सह डोमेन में एक अवयव ऐसा ले लेते हैं, -3 लेते हैं, क्या करते हैं, -3 लेते हैं, तब देखते हैं कि इसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है नहीं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा y = x², जैसे हमने लिया था x² बराबर y की जगह में रख देंगे -3। अब यहाँ पर देखिए यदि इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा √-3, ये -3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार भी हो जाएगा, x = √3 और √-1 ये गुणा में हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है किसमें, क्लास 11th में सम्मिश्र संख्या में आपने पढ़ा होगा कि i का मान होता है √-1, यानी यहाँ पे डियर स्टूडेंट हो जाएगा i√3, क्या हो जाएगा, √-1 का मान i हो गया, सॉरी यहाँ पे -1 का मान होता है, तो i√3 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि i का मान √-1 होता है, ये आ गया x = i√3, जो कि डियर स्टूडेंट काल्पनिक संख्या है, क्या है, काल्पनिक संख्या, ना कि वास्तविक संख्या। इसलिए यहाँ पे जो पूर्व प्रतिबिंब है a में नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा i√3 है वो रियल नंबर में नहीं है, यानी इसका जो पूर्व प्रतिबिंब है जो डोमेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फलन आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सह डोमेन हमने क्या लिया, -3 लिया, के अवयव क्या लिया, अवयव -3 का डोमेन ए में इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए क्या होगा, फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। अतः हमने सिद्ध किया कि अतः f ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी फलन है और ना ही आच्छादक है, आच्छादक फलन है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 क्वेश्चन देखा, एक पहले और दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखा। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।